आज का विषय है स्थानांतरण। इसे माइग्रेशन कहते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरी दुनिया में प्रतिदिन लाखों लोग इधर से उधर स्थानांतरित होते हैं, जिनके विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं: आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक आदि। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि स्थानांतरण किन कारणों से होते हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इनके महत्व क्या होते हैं और इनके परिणाम क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं स्थानांतरण के बारे में। सबसे पहले इसकी अवधारणा को देखिए। अवधारणा: मानव या मानव समुदाय का किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। इसमें विविध प्रकार के उद्देश्य शामिल होते हैं। इन उद्देश्यों के कारण ही लोग दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मनुष्य की आवास परिवर्तन युक्त दशा को ही स्थानांतरण कहते हैं। मनुष्य की आवास परिवर्तन युक्त गतिशीलता को ही स्थानांतरण कहा जाता है। अब स्थानांतरण के महत्व को देखें। स्थानांतरण के कौन कौन से महत्व हैं? नवीन संस्कृतियों का उदय। नवीन संस्कृतियों का उदय। स्थानांतरण की क्रिया में तरह तरह की नवीन संस्कृतियों का उदय होता है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है, कोई कोलकाता का रहने वाला है, कोई केरल का रहने वाला है। ये लोग माना कि मुंबई में स्थानांतरित होते हैं, तो दिल्ली वाला अपनी संस्कृति को लेकर के जाएगा, कोलकाता वाला अपनी संस्कृति को लेकर के जाएगा, केरल वाला अपनी संस्कृति को लेकर जाएगा, क्योंकि इन तीनों स्थानों की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। तो जब यह व्यक्ति इस स्थान पर जाएगा तो निश्चित रूप से उसे वहाँ की नई संस्कृति, नई सभ्यता, नए तौर तरीकों, नए खान पान और रीति रिवाजों का पता चलेगा। इस प्रकार से उसके लिए यह एक नवीन संस्कृति होगी। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण। स्थानांतरण की क्रिया में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां मिश्रित हो जाती हैं। जैसे केरल वासी की अपनी संस्कृति है, कोलकाता वासी की अपनी संस्कृति है, दिल्ली वासी की अपनी संस्कृति है। तो ये सारी संस्कृतियां आपस में समाहित होकर के एक नई प्रकार की संस्कृति का विकास करती हैं, जिसे सांस्कृतिक मिश्रण कहा जाता है। जनसंख्या का पुनर्वितरण। स्थानांतरण की क्रिया में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। उदाहरण के लिए यदि इस स्थान का व्यक्ति इस स्थान को स्थानांतरित होता है तो निश्चित रूप से दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होगा। माना कि यहाँ की जनसंख्या 400 है और यहाँ की जनसंख्या 300 है, और यहाँ से यदि 50 लोग स्थानांतरित होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर 50 की वृद्धि होगी और यहाँ पर 50 का ह्रास होगा। इस प्रकार स्थानांतरण की क्रिया में जनसंख्या का पुनर्वितरण देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है देश की शक्ति में वृद्धि। देश की शक्ति में वृद्धि। स्थानांतरण की क्रिया में केवल स्थानांतरण ही नहीं होते हैं, बल्कि देश भी शक्तिशाली होता है, क्योंकि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो रोजगार के उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, वह निश्चित रूप से अपनी आय में वृद्धि करने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है, जिससे राष्ट्र ताकतवर होता है, क्योंकि उत्पादन जनित क्रियाओं के जरिए
निर्यात की संभावनाएं बढ़ती हैं और निर्यात के माध्यम से बड़े पैमाने पर मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देश की शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये स्थानांतरण के महत्व हो गए। अब इसके बाद स्थानांतरण के प्रकारों को देखें। पहला है समय के आधार पर। समय के आधार पर 3 प्रकार के स्थानांतरण बताए गए हैं। दैनिक स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है जिसमें व्यक्ति एक ही दिन में जा करके पुनः लौट आता है, इसे दैनिक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दूध वालों का शहर की ओर दूध लेकर के जाना और शाम तक वापस आ जाना, ये दैनिक स्थानांतरण है। इसके बाद दूसरा है ऋत्विक स्थानांतरण। ऋत्विक स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऋतुओं के अनुसार स्थानांतरित होता है। जैसे चरवाहों का शीतकालीन मौसम में पहाड़ी के उच्च भागों में स्थानांतरित हो जाना और ग्रीष्मकालीन मौसम में घाटियों में उतर आना, यह ऋत्विक स्थानांतरण का उदाहरण है। इसके बाद आवधिक स्थानांतरण उस स्थानांतरण को कहते हैं जो दीर्घकालिक होता है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर या किसी सुदूर स्थान पर आय अर्जन के लिए जाए, रोजगार के लिए जाए, 2, 3, 4, 5 या अधिक वर्षों के लिए वो उस स्थान पर बस जाए या रहने लगे या रोजगार के दृष्टिकोण से रुक जाए, तो यह आवधिक स्थानांतरण होगा। इसके बाद दूरी के आधार पर स्थानांतरण। दूरी के आधार पर स्थानांतरण 2 प्रकार के बताए गए हैं, अल्प दूरी और लंबी दूरी। अल्प दूरी का स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है जो कुछ किलोमीटर के अंदर संपादित हो जाता है, वह अल्प दूरी का स्थानांतरण होता है। जैसे दूध वालों का लोकल स्थानों पर दूध का वितरण करना और लौट आना। लंबी दूरी का स्थानांतरण, इसमें राष्ट्रीय स्थानांतरण भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण भी हो सकता है। व्यक्ति कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर या कई 100 मील की लंबी यात्रा तय करता है। इसके बाद है प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर स्थानांतरण 2 प्रकार का बताया गया है। पहला है आर्थिक और दूसरा है वैवाहिक। पूरे विश्व में अधिकांश स्थानांतरण आर्थिक गतिविधियों के कारण देखे जाते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण आर्थिक स्थानांतरण कहलाता है। और भारत जैसे सामाजिक परिवेश में महिलाओं का स्थानांतरण विवाहोपरांत एक घर से दूसरे घर की ओर होता है। इस प्रकार का स्थानांतरण वैवाहिक स्थानांतरण कहलाएगा या यह प्रवृत्ति के आधार पर होने वाला स्थानांतरण कहा जाएगा। अब इसके बाद क्षेत्र के आधार पर स्थानांतरण। क्षेत्र के आधार पर स्थानांतरण 3-4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है स्थानीय, दूसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्महाद्वीपीय। स्थानीय स्थानांतरण लोकल स्तर पर होने वाला स्थानांतरण स्थानीय स्थानांतरण होता है। राष्ट्रीय स्थानांतरण राष्ट्र के अंदर होने वाला स्थानांतरण राष्ट्रीय स्थानांतरण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण उस स्थानांतरण को कहते हैं जो एक से दूसरे राष्ट्रों के बीच होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। और अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण से तात्पर्य उस स्थानांतरण से है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच होता है। इस प्रकार का स्थानांतरण अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारकों को देखिए, कौन कौन से कारक स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला कारक है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में मौसम, प्राकृतिक आपदाएं,
प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टी आदि। मौसम किस प्रकार से स्थानांतरण को प्रभावित करता है? माना कि किसी स्थान पर भयानक बाढ़ आ जाती है तो उस स्थान के लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए दूसरे स्थानों को स्थानांतरित होने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार का स्थानांतरण मौसम के कारण हुआ स्थानांतरण कहा जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, उदाहरण के लिए किसी भी स्थान पर लंबे समय तक यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है और आवासीय परिक्षेत्र आसपास है तो निश्चित रूप से लोग वहां पर अपनी जान की सुरक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर पलायित हो जाएंगे, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार का स्थानांतरण प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ स्थानांतरण कहलाएगा। इसके बाद मिट्टी, प्रायः स्थानांतरणशील कृषि वाले क्षेत्रों में लोग उर्वर मिट्टी पाने की लालसा में जंगलों को काटते हैं और जहाँ पर उर्वर मिट्टी मिलती है वहाँ 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं। उसके बाद वह पुनः नई मिट्टी की तलाश में दूसरे स्थानों को चले जाते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण मृदा के कारण होने वाला स्थानांतरण कहलाएगा। अब इसके बाद मानवीय कारक, नंबर 2 मानवीय कारक। मानवीय कारकों के कारण स्थानांतरण विविध प्रकार के देखे जाते हैं, जैसे नवीन कृषि क्षेत्र की प्राप्ति, नवीन कृषि क्षेत्र, स्थानांतरित कृषि इसका प्रमुख उदाहरण है। इसमें आदिम जनजातियां स्थानांतरणशील कृषि करती हैं और नए नए स्थानों की तलाश खेती के लिए करती रहती हैं। दूसरा है पारिश्रमिक में भिन्नता, मजदूरी में भिन्नता। प्रायः ऐसा देखा जाता है, यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि मनुष्य अधिक मजदूरी या अधिक आय वाले स्थानों की ओर पलायन करता है। जैसे गांव में आज भी 200 से 300 को पूरे दिन कार्य करने पर मजदूरी प्राप्त होती है, वहीं शहरों में इसका अच्छा पैसा मिलता है। कहीं कहीं पर 500 तो कहीं कहीं पर प्रति हज़ार या 700-800 की आमदनी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोग शहरों की तरफ पलायन करने का प्रयास करते हैं। तो मजदूरी में भिन्नता के कारण भी लोग पलायित होते हैं। इसके बाद अगला है उत्खनन। माना कि यह कोई स्थान है, यह आबादी युक्त स्थान है। इस आबादी युक्त स्थान पर अगर पेट्रोलियम पदार्थ का या खनिज पदार्थ का पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार इस स्थान की आबादी को कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करेगी और यहाँ पर पेट्रोलियम उत्खनन या खनिज उत्खनन का कार्य संपादित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार उत्खनन जनित क्रियाओं के कारण भी स्थानांतरण देखने को मिलता है। इसके बाद आवागमन के साधन, आवागमन के साधन। पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के स्थानांतरण होते हैं उन स्थानांतरणों में अधिकांशतः आवागमन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। बस, हवाई जहाज, पानी के जहाज, छोटी गाड़ियाँ, बाइक, ऑटो आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं जिनके जरिए लोग एक दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं इनके सहारे। इसके बाद है रोजगार के अवसर। प्रायः रोजगार आज के समय की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति दूसरे स्थानों पर जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है जहां पर अधिक पैसे की संभावना रहती है। प्रायः लोगों का यह मानना है कि शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं जबकि गाँव में कम होते हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। रोजगार के अवसर प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति जैसा उसको जिस रूप में देखता है वहाँ पर उसको उस तरीके का रोजगार की संभावना नजर आती है। तो आवागमन के साधन भी कहीं न कहीं, आवागमन के साधनों के साथ साथ कहीं न कहीं रोजगार के अवसर भी स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक परंपराएं। सामाजिक परंपराएं, सामाजिक परंपराओं में सबसे बढ़िया उदाहरण विवाह का है। भारतीय परिवेश में विवाहित महिलाएं अपने ससुराल को स्थानांतरित हो जाती हैं और यह परंपरा आज से नहीं बल्कि मानव अस्तित्व काल से ही निरंतर चलती चली आ रही है और लंबे समय तक या धरती के अस्तित्व तक शायद यह कायम रहेगी। इस प्रकार सामाजिक परंपराएं भी व्यक्ति को स्थानांतरित होने के लिए बाध्य करती हैं। दूसरा उदाहरण देखें, धार्मिक उदाहरण को भी लिया जा सकता है। जैसे हज यात्रा पर लोग जाते हैं
तो उन्हें मक्का की यात्रा दुनिया के विभिन्न देशों से करनी होती है। तो इस प्रकार का स्थानांतरण धार्मिक गतिविधियों के कारण होने वाला स्थानांतरण है, या वर्ष के कुछ महीनों में हिंदू धर्मानुयायी लोग भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर यात्राएं करते हैं। जैसे श्रावण मास में वैद्यनाथ धाम की यात्रा धार्मिक यात्रा का उदाहरण है। इसके बाद है राजनीतिक कारक व युद्ध। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारणों से भी व्यक्ति दूसरे स्थानों को स्थानांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः राजनीतिक दबाव या राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक निर्णय इस प्रकार के घटक उत्तरदायी होते हैं जिनके कारण लोग दूसरे स्थानों को पलायित होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है भारत पाकिस्तान बंटवारा, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान चले गए जबकि कुछ लोग भारत में रह गए। इस प्रकार इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक घटक उत्तरदायी थे। इसके बाद है युद्ध हुआ उसके परिणाम। युद्ध की स्थिति में निश्चित रूप से युद्ध वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे और जान माल की सुरक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर गमनागमन करेंगे। तो यहाँ पर युद्ध के कारण लोगों का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। इस प्रकार युद्ध भी कहीं न कहीं स्थानांतरण के लिए लोगों को विवश करता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के भी घटक हैं जो लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो स्थानांतरण के अनेक कारण हैं। स्थानांतरण के विभिन्न कारणों के प्रभाव से लोग दूसरे स्थानों को स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद इसके परिणामों को देखें कि स्थानांतरण की क्रिया में कौन कौन से परिणाम सामने आते हैं। पहला इसमें है जनांकिकी संबंधी परिणाम या जनांकिकी परिणाम। जनांकिकी परिणामों में जनसंख्या संबंधी जो विविध पक्ष हैं वो प्रभावित होते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा, व्यवसाय आदि। स्थानांतरण की क्रिया में प्रायः जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा, व्यवसाय आदि जैसे घटक प्रभावित होते देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य को लिया जाए, जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं उन क्षेत्रों में प्रायः मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं वहाँ पर जन्म दर कम पाई जाती है या जन्म दर उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है, और उन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोग उन स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से जनांकिकी संबंधी परिणाम स्थानांतरण की क्रिया में सामने आते हैं। दूसरा है दैहिक परिणाम। दैहिक परिणाम स्थानांतरण की क्रिया में देह संबंधी परिणाम सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी लोग संबंधित स्थान के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग या उनमें से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और स्वास्थ्य उनका निरंतर गिरता जाता है। इसमें प्रदूषण संबंधी घटक या जल संबंधी घटक, खान पान संबंधी घटक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दूसरे स्थानों पर वर्ष के कुछ महीनों में स्थानांतरित होते हैं। जैसे कुछ धनाढ्य लोगों का या आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का मसूरी में ग्रीष्मकाल में घूमने जाना, शिमला घूमने जाना, कुल्लू मनाली घूमने जाना या दार्जिलिंग घूमने जाना इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद है परिणाम के अंतर्गत तीसरा वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन स्थानांतरण की क्रिया में व्यक्ति जिस स्थान पर स्थानांतरित होता है उसे वहाँ के वातावरण से समायोजित होना होता है। साथ ही साथ वहाँ की कल्चर, खान पान, वेशभूषा आदि से भी समायोजन करना होता है। साथ ही साथ वहाँ की भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ भी उसे एडजस्ट करना होता है, उस स्वयं को उसके अनुसार ढालना होता है। तो वातावरण समायोजन। इसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। व्यक्ति जिस स्थान पर रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य या विभिन्न उद्देश्यों से जाता है तो वह कहीं न कहीं अपने एक नए वातावरण, एक नए सामाजिक परिवेश का सृजन करता है, और इस परिस्थिति में भाईचारे का विकास होता है, एक नए सामाजिक संरचना का विकास होता है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत लिया जाता है।
इस प्रकार स्थानांतरण की क्रिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। अगला है नगरों के आकार में वृद्धि। नगरों के आकार में वृद्धि। स्थानांतरण की क्रिया में नगरों का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। प्रायः वर्तमान नगरों को अगर देखा जाए तो नगर जो कुछ दशकों पूर्व एक केंद्र के रूप में थे, उत्तरोत्तर अब बाहर के क्षेत्रों की ओर प्रसारित होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से नगरों का आकार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर नगरों की ओर आकर्षित होना या नगरों की ओर पलायन करना है। अगला है विविध समस्याओं का समाधान। विविध समस्याओं का समाधान। स्थानांतरण की क्रिया में विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, जैसे शैक्षिक समस्याओं का समाधान, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान या सामाजिक कुरीतियों संबंधी समस्याओं का समाधान आदि विभिन्न समस्याएं स्थानांतरण के जरिए सुलझाई जाती हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि गांव में लोग कलह के कारण या ग्रामीण परिवेश की तनावपूर्ण स्थितियों के कारण लोग शहरों की ओर पलायित होते हैं और वहां पर जाकर के स्थायी रूप से बसने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह पूर्णतः सही नहीं कि प्रत्येक गांव तनाव युक्त होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ परिस्थितियों में गांव तनावपूर्ण स्थितियों के रूप में देखे जाते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ आपने देखा कि स्थानांतरण की क्रिया में विविध प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। यदि आपको टॉपिक पसंद आया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी प्रकट करें। धन्यवाद।